किस आधार पर, किस नजरिए के साथ वोटिंग मशीन में बटन दबाता है? एक उर्दू का बड़ा मशहूर शेर है, जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। तो जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ। मुस्लिम मतदाता की परेशानियाँ साल 1953 में शुरू हुई। साल 1953 में हमको एक झुंझुना बजाने के लिए दिया गया। हमको कहा गया यहाँ रायशुमारी होगी और रायशुमारी करके फैसला होगा कि हम भारत के साथ रहेंगे या हमारा विलय पाकिस्तान के साथ होगा। 1947 में जब आप आजाद हुए, आप भारत जैसे इतने बड़े देश का हिस्सा बन गए थे। अगर उस समय की हमारी लीडरशिप ने इस बात को समझा होता कि इतने बड़े देश का हिस्सा बनने के बाद अब कोई संभावना नहीं है कि आप देश छोड़कर कहीं और निकल जाएं, कोई नया प्रदेश बन जाए, इसकी कोई संभावना नहीं है, और अगर उस एजेंडे पर काम करते जिस एजेंडे पर काम करने की जरूरत होती, तो शायद आज आप मुस्लिम मतदाता को लेकर सवाल नहीं पूछते, बल्कि आप ये कहते कि मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका इसलिए अदा करता है क्योंकि वो अपने मन से नहीं, अपने दिमाग से काम लेकर वोट देता है। मैं चूंकि खुद उस कम्युनिटी से आता हूं, जज्बाती कम्युनिटी है, इमोशनल कम्युनिटी है, धर्म के साथ बड़ा जबरदस्त जुड़ाव है। इसी का कारण है कि साल 2014 के बाद देश में एक चिंतन मंथन शुरू हो गया। धर्म की राजनीति, भाजपा धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं करती। प्रधानमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री यहां गए, प्रधानमंत्री हिंदू समाज के चिंतक नजर आते हैं, हिंदू समाज के रिप्रेजेंटेटिव नजर आते हैं। मगर मैंने अपने बचपन से जब मैंने चीजों को समझना शुरू किया, मेरे पहले एमएलए हमारी जामिया मस्जिद के इमाम थे। जामिया मस्जिद के इमाम थे, यानी वो मस्जिद के इमाम भी थे, हमारे खतीब भी थे और मेरे एमएलए भी थे। मैंने स्टेज को सजते हुए देखा, और स्टेज सजता था, उस पर पहले कुरान की तिलावत होती थी और कुरान की तिलावत के बाद तकरीर होती थी। इतना ही नहीं, मुसलमानों को जो मुद्दे भावुक करें उन्हीं मुद्दों के ऊपर वोट मांगा जाता था और उन्हीं मुद्दों के ऊपर वोट पड़ता भी था। साल 2024 में आइए, इस बार भी मुद्दे वही हैं, इस बार भी कहानी वही है। और आप हैरानगी देखिए, 370 मुद्दा है, जबकि रैशनैलिटी और पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा वर्ग जानता है वापस नहीं आएगा, 35 से वापस नहीं आएगा, कोई चीज नहीं होगी। जब तक कांग्रेस निर्णायक भूमिका में दिल्ली में नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं होगा, जब वो आएगी भी तब भी नहीं होगा। ये एक सच्चाई है, ये सब जानते हैं। लेकिन भावुक करने वाला मुद्दा है, इस भावुक करने वाले मुद्दे पर बिना चिंतन मंथन किए और इस बात का आकलन किए बगैर कि हमारे लिए कौन सी जमात अच्छी है, कौन सी जमात बुरी है, किस जमात का प्रोग्राम हमारे लिए क्या है, किस जमात का प्रोग्राम हमारे लिए क्या है, हम लोग वोट करते हैं। तो मतलब ये, हम दिमाग से नहीं मन से वोट करते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा या ग्रामीण परिवेश का मतदाता जब प्रैक्टिकल वोटिंग में बिलीव करता है, तो आज भी हिंदुस्तान की एक अच्छी खासी आबादी ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और इमोशनल वोटिंग के पैटर्न पर अटकी पड़ी है। आपने पहले क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का पढ़ा लिखा, कहा ना आपने? आप शुरू ही गलत जगह से कर रहे हैं। साल 2008-9 था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कांग्रेस के शासनकाल का लेखा जोखा सब सामने कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के लिए केवल बनी और हम तो जद्दी पुश्ती भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है। मुसलमान सुबह उठता कहता है एक पार्टी जिसको वोट नहीं देना, बीजेपी। शाम को सोता है एक पार्टी है जिसको वोट नहीं देना, बीजेपी। लेकिन कोई भी इस बात पर चिंतन मंथन नहीं करता। जिस कमेटी का राग कांग्रेस शाम से रात, सुबह से शाम तक अलापती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलापती है, पीडीपी अलापती है, सभी सेक्युलर जमातें अलापती हैं। कोई कांग्रेस, किसी ने कांग्रेस से उस समय यह नहीं पूछा कि मुसलमानों के लिए आपने 1947 से लेकर 2009 तक क्या किया। वो लेखा जोखा आपने खुद सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बता दिया, ये किया हमने मुसलमानों के साथ इतने साल। आपने मुसलमानों के साथ क्या किया? आपने मुसलमानों को नंबर 1, आपने कहा हज पे जाओगे सब्सिडी दे देंगे, लेकिन किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने यह नहीं कहा कि हज पर जाने का ये जो हमारा फरीजा है, इस फरीजे के लिए हम सरकारी सब्सिडी लेकर नहीं जाएंगे, ये हमारे खून पैसे की कमाई होगी, पूरी कमाई करेंगे फिर हज पे जाएंगे। हमें मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता।
कि हम हज पर जाएं और सरकारी सब्सिडी लेकर जाएं। हमें सब्सिडी में फंसा के रख दिया, हमें फंसा के रख दिया छोटे छोटे मामलों में, हमें फंसा के रख दिया बाबरी मस्जिद में, हमें फंसा के रख दिया धर्म में, हमें फंसा के रख दिया मदरसे में, हमें उन चीजों में फंसा के रख दिया जिनसे हम बाहर कभी निकले ही नहीं। यही तो सवाल है कि सोचने का नजरिया क्या आता मैं है। वही तो आपको- मौजूदा सरकार कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। खुले हाथों के साथ वो मुस्लिम मतदाताओं को अपने गले लगा रही है, तमाम योजनाओं का हर जगह का लाभ दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रिजिड वॉल है जो उसको रोक रही है विश्वास करने में? सर देखें, मैंने आपको मतदाता की सोच की बात करा, ध्यान से सुनिए कि सोच कहां जा रही है। आज सोच ये जा रही है, जम्मू कश्मीर का आकलन करिए, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 अमेंड होता है, 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में 5 अगस्त 2019 से लेकर आज जब मैं और आप बैठे हैं, कस्टोडियल किलिंग की 2 वारदातें हुई, दोनों वारदातों में केंद्र सरकार ने इंक्वायरी ऑर्डर की, और जम्मू कश्मीर के इतिहास में जो कांग्रेस काल में नहीं हुआ वो बीजेपी काल में हुआ। और कौन गृह मंत्री? अमित शाह, जिसकी छवि क्या है आप भलीभांति जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस अमित शाह ने राजौरी के कांड के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा उन 2 परिवारों से मिलने के लिए मैं जाऊंगा जहां उन 2 बच्चों की मौत हुई है। यह भी शासनकाल में हुआ। और आगे सुनिएगा, इस शासनकाल में यह हुआ, पहाड़ी कबीला के लोग एक लड़ाई पिछले 40 साल से लड़ रहे थे। पहाड़ी कबीला के लोगों को एसटी मिला, और एसटी मिलने के बाद आपको जानकर हैरानी होगी 80% मुसलमान हैं जिनको इस एसटी का फायदा होने जा रहा है, 80%। अब आगे बढ़िए, इसी शासनकाल में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग, जो समुदाय धार्मिक धर्मगुरुओं के कहने पर वोट डालता है, मुझे कोई आपत्ति इसमें कहने में नहीं है, जहां वो कहेंगे वहां वोट डलता है। वो कहते यहां डालिए, वो कहते यहां डालेंगे, वो कहते वहां डालिए, वो कहते वहां डालेंगे। उस समुदाय को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू करके एम्पावर करने का काम 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, जिस कानून ने आपको यह अधिकार दिया, अगर आपको अपशब्द कोई बोलता है, आपकी जात को लेकर कोई आपके साथ भेदभाव करता है, तो आप कानूनी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। वो कानून 5 अगस्त 2019 के बाद आया। उसके बाद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? अगर इतने मजबूत कानून आ गए, अगर ये सब कुछ आपको 5 अगस्त 2019 के बाद मिला, आपकी एम्पावरमेंट हुई, आपको लगता है उसके बाद मतदाता के तौर पर आपको कुछ और सोचने की जरूरत थी? और एक और चीज सुनिएगा, आप सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हमारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में 2 लाख घर बनाने की अनाउंसमेंट हुई, कहा हमने 1 लाख घर बना दिए हैं, 2 लाख घर हम और बनवाने जा रहे हैं। हंगामा हो गया, हल्ला हो गया, सभी नेता बाहर आ गए, कहा पंजाब से लोग बसाने लग गए हैं, यूपी के लोग यहां बसने लग गए, बिहार के लोग यहां बसने लग गए। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा 2 लाख घर किसके लिए बन रहे हैं? हमारे यहां तो लोगों के पास घर हैं। सरकार को उसके बाद 2 लाख लोगों की लिस्ट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर लगानी पड़ी। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 2 लाख लोगों की लिस्ट लगी, और उसमें कौन थे? कोई अब्दुल रहीम था पामपुर का, कोई गुलाम नबी था सोपुर का, और फिर मुख्यमंत्रियों को यह बताया गया, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यानी जिन्होंने ये राज्य चलाया है, उनको ही नहीं मालूम कि कच्चे घरों में आपके 3.5 लाख लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। आपको उसकी जानकारी नहीं थी। वो 2 लाख लोग जिनके कच्चे घर पक्के हुए, उन 2 लाख में से 1,85,000 के करीब नाम केवल और केवल मुसलमानों के हैं। अब वो 1 लाख लोग, क्योंकि आपने इन तमाम बातों में एक शब्द का इस्तेमाल किया, धार्मिक धर्मगुरु, जिनके एक मुश्त कहने पर एक तरफा वोट पड़ जाता है, जिनकी तरफ से बस एक अपील होती है और सभी लोग एक लाइन में लग जाते हैं, बेफिक्र इस बात के कि मौजूदा सरकार उनको क्या दे रही है, कितना दे रही है और कब तक दे रही है। हमारी धार्मिक धर्मगुरुओं की भूमिका ऐसे में फिर कहां आप देखते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा ना कि आपने धार्मिक और धर्म की राजनीति आपने कहना शुरू कर दिया 2014 के बाद। आप जम्मू कश्मीर आते ना, आप आज भी मेरे साथ राजौरी पुंछ चलिए, आप देखिए बाजाब्ता राजौरी पुंछ के इलाके में फलां बाजी साहब ने फलां को सपोर्ट किया है, आपको इनके हक में वोट देना है। स्टेज पर चढ़कर ऐलानन आपने कहा अगर आपने फलां के हक में वोट नहीं दिया तो कयामत के दिन आपका काम खराब हो जाएगा।
कयामत के दिन फलां झंडे के नीचे आप उठेंगे। अब ये सारी बातें जब होती हैं और उसके बाद जब समुदाय को ये बताया जाता है कि भाई आप तो खत्म हो गए, आपका कुछ रहेगा नहीं, अगर ये लोग सत्ता में आ गए, अगर ये लोग सरकार में आ गए। बीजेपी को सत्ता में 10 साल हो गए। मैंने आपको पहले ही कहा 5 अगस्त 2019 के बाद 2009 वाले हालात घाटी में नहीं बने। आपने नहीं, आप पता नहीं, मुझे पत्रकारिता में थे आप 2009-10 में, आपको याद है 2009-10 में क्या हुआ था? छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे। सत्ता में कौन थे? और आज परसों पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कमाल की बात की। उन्होंने कहा जी सारे अधिकार एलजी को आपने दे दिए। मुझे अच्छे से जीके पिल्लाई होम कमिश्नर थे, हमारे होम सेक्रेटरी जीके पिल्लाई थे। जीके पिल्लाई से सवाल पूछा गया, अफजल गुरु को फांसी दी गई है, मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा उनको कहो कर्फ्यू लगाओ, उनको कहो क्या कहते हैं वहां पर देखो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। और हम इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं इस बात के कि जब आप मुख्यमंत्री थे, जब आप जम्मू कश्मीर चलाते थे, तब भी आप जम्मू कश्मीर नहीं चलाते थे, तब भी जम्मू कश्मीर कोई और चलाता था। ये हालात थे। अब इसी के बीच में ये जरूरी है कि डोडा वाला ये न पूछे कि जनाब मुझे ये बताइए मेरे यहां मेडिकल कॉलेज 2012 के बाद क्यों आया? आप 2012 तक तो स्पेशल स्टेटस वाले थे, आपने क्यों नहीं दिया? किश्तवाड़ वाला ये न पूछे कि एक्सीडेंट में मेरे बच्चे जो यहां मारे गए, उनको जम्मू पहुंचाते पहुंचाते रास्ते में उनकी मौत हो गई, वो ये न कहे कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हमको ये दे दो। जरूरी है। और ये बदकिस्मती मुसलमानों की सिर्फ इस देश में नहीं है, पूरे विश्व भर में आप घूमिए, हम 3 चक्रों में फंसे हुए हैं, पिता पुत्र। पूरे विश्व में कहीं भी निकल जाइए, पिताजी कुर्सी से हटेंगे, पुत्र आके बैठ जाएंगे। और अगर पिता पुत्र नहीं है तो कोई जर्नैल कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर जर्नैल नहीं है तो कोई कमांडर कुर्सी पे बैठा है। लोकतंत्र अगर कहीं पर एग्जिस्ट करता है और उस लोकतंत्र में हम कहीं एग्जिस्ट करते हैं तो केवल केवल और केवल भारत में है। और अब इस लोकतंत्र में हमारी बदकिस्मती क्या है? इस लोकतंत्र में हमारी बदकिस्मती ये है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वी हैं, मगर हम एक नीतीश पैदा नहीं कर सके, हम एक लालू पैदा नहीं कर सके, हम एक ये जो साउथ वाली साइड के नेता हैं, हम उनमें से कोई पैदा नहीं कर सके, हम एक चाय वाला प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर सके, हम एक गृह मंत्री जो बिल्कुल मामूली से घर से आता है वो पैदा नहीं कर सके, हम यहाँ नीलम संजीव रेड्डी नहीं पैदा कर सके, हम यहाँ पर कोई ऐसा नेता जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं कर सके जो जमीन से उठ के आया हो। क्योंकि अफसोस है आपको इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता अन्य पॉलिटिकल पार्टी ने पैदा नहीं किए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व आप पेश नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या बात है कि विकास का जो विश्वास का पैमाना है वो नहीं उभरता नजर आता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर जाना, गुरुद्वारा जाना अखड़ जाता है। अन्य कई राजनीतिक दलों के नुमाइंदे जब जाकर अपील करवाते हैं तब वहां पर आपको नजर नहीं आता। मैंने आपको वही तो कहा, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की बात है। भारत के लोकतंत्र ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि जमीन, आप भी मन में रख सकते हैं ख्याल, हमारे बड़े पत्रकार साथी हैं जिनके मन में यह ख्याल है कि हम कल जम्मू कश्मीर के भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, भावी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह ख्याल आपको सिर्फ और सिर्फ कहां आ सकता है? सिर्फ और सिर्फ भारत में आ सकता है। बगल में हमारे एक देश, साल 1947 में हम उस देश ने जन्म लिया। 1947 से लेकर आज तक एक प्रधानमंत्री अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जैसे हमारी पार्लियामेंट है उनकी नेशनल असेंबली में, एक परिवार के 22 लोग एमएनए हैं, मेंबर नेशनल असेंबली, मामा चाचा ताया फुफड़ सारे सबके सब एमएनए हैं। और हमने उसी प्रथा को जम्मू कश्मीर में कंटिन्यू रखा है। जहां पर भी, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जहां पर भी मुसलमान मेजॉरिटी में है, हमारा नेता जमीनी नहीं है। किसी भी दुनिया के कोने में मैं चैलेंज करता हूं जो मुझे सुनने वाले हैं कि आप एक देश दुनिया का बताइए जिस देश में लोकतांत्रिक ढंग से एक आदमी जमीन से ऊपर आया हो। अब आप आज देखिए जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। चुनाव चल रहे हैं, पिछले दिनों जब टिकटें बंटी, अजीबो गरीब लड़ाई जम्मू में देखने को मिली। ब्राह्मण समुदाय का कैंडिडेट आपने दिया, महाजन आपने इग्नोर कर दिया, फला के समुदाय का आपने दे दिया, इसको आपने इग्नोर कर दिया, ये आपने इग्नोर कर दिया, वो आपने इग्नोर कर दिया। और उसके बाद एक और चीज देखिएगा, जो बहुसंख्यक है, जो मेजॉरिटी है हमारे देश की, प्रधानमंत्री भी जानते हैं अगर मैं 24 घंटे नहीं 48 घंटे काम करूंगा, उसके बावजूद जब वोट मांगने जाऊंगा तो मुझे मेरे काम की बिना पर देश वोट देगा। अगर ये देश
काम पर नहीं भावनाओं पर वोट देने वाला, धर्म के आधार पर वोट देने वाला होता तो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 350 से 400 सीट लेकर आना चाहिए। अब मुझे काम बात के रुकिए। आधार पर ही वोट देना है तो मुस्लिम मतदाता मैं वही तो जम्मू कह रहा हूं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का ही काम क्यों देखता है? हम तो आंकते ही नहीं। मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ही काम मैं क्यों वही तो देखता कह- है? मुस्लिम मतदाता दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ही काम क्यों देखता है? मुस्लिम मतदाता बिहार में आरजेडी का ही काम क्यों देखता है? मुस्लिम मतदाता पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ही काम क्यों देखता है? यही तो आपसे बात कह रहा हूं कि हम काम की बिना पर वोट नहीं देते, हम केवल और केवल इस बात पर वोट देते हैं, एक भयभीत करके रखा गया है, डराया गया है हमें, और इस तरीके से डरा के रखा गया है। अच्छा, अब आप एक और चीज देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है? भारतीय जनता पार्टी में जितने भी नेता हैं, किसी भी नेता के बारे में आप ये तो नहीं कह सकते कि यार ये नेता कोई आसमान से उतर के आया है, भावनाएं तो सबके अंदर है। एक आदमी के मुंह पे जाकर आप कहते हैं कि भैया तुम्हें तो हम वोट नहीं देंगे, तुम्हारे खिलाफ हम वोट करेंगे, तुम्हारी शक्ल हमको पसंद नहीं, तुम्हारा एजेंडा हमको पसंद नहीं, तुम्हारी किताब हमको पसंद नहीं, तुम्हारा तरीका हमको पसंद नहीं। फिर आप कहते हो यार ये जमात हमारे बारे में सोचती ही नहीं है, ये तो हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं। तो आपने हमको रीथिंक करने की जरूरत है, रीओरिएंट करने की जरूरत है अपनी स्ट्रैटेजी को, कि आप आंकलन करिए कांग्रेस का, अपनी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के करिए आंकलन कांग्रेस का, और कांग्रेस से पूछिए ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये तो लेखा जोखा है आपके 60 साल का। और एक और कमाल की चीज देखिए, हमारा धर्म हमें क्या कहता है? हमारा धर्म हमें कहता है कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, किसी बाउंड्री का कोई अधिकार ही नहीं। लेकिन हम जम्मू कश्मीर में 370 चाहते थे, हम आज कह रहे हैं कि 370 हमें चाहिए। इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए, 370 लाने वाले कौन लोग थे? कौन सा समुदाय था जिसे 370 लाया? उसी समुदाय के कहने पर 370 गया, वो समुदाय खुश है, वो लड्डू बांट रहा है, कह रहा है ठीक है खत्म हो गया, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम दुखी हैं जिनका कोई लेना देना 370 के साथ नहीं, जिनका ना फायदा 370 से ना नुकसान 370 से। अब मान लीजिए कल आप जम्मू कश्मीर को बंद कर दीजिए पूरे देश के लिए, तो कश्मीर वैली में आप बंगाल चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, होटल में कमरा बुक कीजिए, 2500 रुपए का कमरा बुक हो जाएगा, 3500 का भी होगा। आज घाटी चले जाइए, पहले तो मिलेगा ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो दाम क्या होगा? तो वो जो इकोनॉमी आपका पुश आपको मिल रहा है वो भी कहां से मिल रहा है? वहीं से। लेकिन आप 370 में फंसे हुए हैं, आप 35 में फंसे हुए हैं, उन मुद्दों में हम लोग फंसे हुए हैं जिनसे हमारा कोई भला आज तक नहीं हुआ। और दूसरा, हमको धर्म केवल और केवल तब याद आता है जब हम किसी ऐसे मुद्दे में फंस जाते हैं जिससे बड़ा बवाल बनने वाला हो। लेकिन जहां जहां हमको धर्म याद आना चाहिए वहां वहां हमको धर्म याद नहीं आता। अब सवाल यह है कि आखिरकार फिर ऐसी सोच का क्या फायदा जिसका कोई आने वाले भविष्य में कोई आधार ही नजर ना आए? देखिए, अगर यही सोच के साथ आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग पैमानों में खड़ा करते रहेंगे, किसी के प्रति वोट को लेकर ही नहीं जाएंगे, तो फिर उसका भविष्य में क्या मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, सोच आपको परिवर्तित करनी होगी। जम्मू कश्मीर में कुछ परिवर्तन आया है और मुझे उम्मीद है देश में भी कुछ न कुछ परिवर्तन आएगा, मगर इस सोच को परिवर्तित करने के लिए आपको अपना नफा और नुकसान देखना होगा। आपको आंकना होगा कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने आपको क्या दिया। एक मिसाल है, पूरे देश भर में आप जहां से आते हैं, हो सकता है आपके पास आयुष्मान का कार्ड ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक आदमी 5 स्टार कार में अपना इलाज कराने के लिए जब जाता है तो जेब से आयुष्मान भारत का कार्ड निकालता है। यह सुविधा आपको यहां मिली है। उसके अलावा आप आईएएस की जो पिछले 10 साल की सिलेक्शंस हैं, 2019, 2020, 2021, 2022, इन 4 सालों में जब से हम आजाद हुए तब से लेकर आज तक सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स ने आईएएस क्वालिफाई किया। ये इतिहास का हिस्सा है। अब ये सारा रिपोर्ट कार्ड में जो आपके सामने पेश है, मेरे कहने का मतलब ये है, हम राजनीतिक दलों को इस बात पर आंकें कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हमें किसी भी राजनीतिक दल को अपना दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की मुझे वो बात याद आती थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, ये बात याद रखना, हिंदू तुम्हारा धार्मिक प्रतिद्वंद्वी तो हो सकता है लेकिन राजनीतिक कभी नहीं होगा। तो अगर इसको हम आधार बनाएं तो मुझे लगता है कि परिवर्तन आ सकता है। परिवर्तन आ भी रहा है बहुत हद तक, मगर आज भी हम धर्मगुरु, धार्मिक बड़े बड़े उनके और उन मुद्दों में फंसे हुए हैं जिनका हमें कोई फायदा लाभ होने वाला नहीं। अब चलते चलते एक वो आरोप जो तमाम
राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाते हैं और शायद आपकी नज़र में भी होंगे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू डोमिनेंस पॉलिटिक्स करती है और उसका रिसेंट एग्जाम्पल रहा जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। क्या बात है। सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है। इसी मंच से मैं उनसे एक छोटी सी विनम्र विनती करूंगा कि आप वक्फ प्रॉपर्टी जो जम्मू कश्मीर में है इन पर एक वाइट पेपर जारी करिए। आप हमको ये बताइए कि पिछले 20 सालों में वक्फ बोर्डों के आपने जिम्मेदार जो बनाए वो कौन थे। अब मैं जिनको जानता हूं उनमें अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग थे। कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस का वक्फ बोर्ड का है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड का मतलब वो वकूफ, वो प्रॉपर्टीज जो मुसलमानों ने दी मुसलमानों की भलाई के लिए। एक अस्पताल पूरे जम्मू कश्मीर में बताइए, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बताइए पूरे जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद जाकर पूछिए राजनीतिक दलों से कि वक्फ बोर्ड को लेकर आप इतने चिंतित क्यों हैं। जो चंदा जमा होता था, चंदे को लेकर कोई परेशानी है क्या परेशानी है वो जानने की कोशिश कीजिए। वक्फ की प्रॉपर्टीज अरबों रुपए में है, और अगर उन प्रॉपर्टीज का प्रॉपर इस्तेमाल किया गया होता तो शायद आज जम्मू कश्मीर में अस्पताल होते, कॉलेज होते, यूनिवर्सिटियां होती, और वहां सभी धर्म और सभी समुदायों के लोगों को फायदा हो रहा होता। मगर अनफॉर्चुनेटली, जैसा मैंने आपको कहा, वक्फ को लेकर बिल आया है, उसके ऊपर बवाल जरूर है, लेकिन वक्फ का कंट्रीब्यूशन मुसलमानों की जिंदगी में क्या है उस पर ना कोई सवाल है ना कोई जवाब। आप जानकर आपको दुकान लेनी हो ना तो दुकान का किराया लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए तक होगा, लेकिन वक्फ की दुकान लीजिए किराया ना के बराबर है। वो क्यों भाई? एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल जगह पर है, आप इस प्रॉपर्टी को बेचिए ना करोड़ों रुपए में। आप इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस पर बिजनेस कीजिए ना, पैसा जमा कीजिए और उससे क्या कहते हैं, कोई भलाई के काम कीजिए। ये मुझे लगता है कि वक्फ को लेकर, इसलिए मैंने कहा कि ये वो बातें हैं जो बड़ी तल्ख हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये समाज के बीच की हकीकत है। मुझे लगता है जिस हकीकत का पता सबको है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तो जम्मू कश्मीर का भावी सीएम का चेहरा कैसा ओझल सा नजर आता है? देखिए, मैं डोडा का रहने वाला हूं और मैं दोनों संभागों से मेरा रिश्ता है। कश्मीर संभाग में मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे पिताजी मुझे घाटी लेकर भी गए थे और हमने वहां पर भी सेटल होने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती, उसके बाद हम यहां आए तो जो राजनीतिक समीकरण बने हैं 2002 के बाद, वो समीकरण साफ तौर पर 2 बातें बताते हैं। नंबर 1, कोई भी मुख्यमंत्री जम्मू संभाग की मर्जी के बगैर नहीं बनेगा। नंबर 2, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको जम्मू संभाग के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखना होगा, और अगर राजनीतिक तिगड़ी जो अलग अलग पार्टियों की ठीक बैठती है तो शायद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का लंबे समय के बाद, साल 1947 के बाद, मुख्यमंत्री जम्मू संभाग से देखने को हमें मिलेगा। इसकी संभावनाएं 60 से 20% नहीं, 70 से 80% हैं, और इसको संभव करना आप जम्मू के मतदाता का, जम्मू संभाग के, कश्मीर संभाग के मतदाताओं का काम है। जम्मू संभाग की जिम्मेदारी ज्यादा है, उसका कारण है जम्मू संभाग ने, कश्मीर में कोई पीड़ित हुआ तो जम्मू ने कहा आइए स्वागत है आपका। राजौरी पुंछ में कोई पीड़ित हुआ, उन्होंने कहा आइए स्वागत है आपका। डोडा में किसी को मार पड़ी, उन्होंने कहा आइए स्वागत है आपका। दुनिया के किसी भी कोने में किसी को मार पड़ी, वो जम्मू आया, जम्मू ने खुले दिल से उसका स्वागत किया और उसको यहां जगह भी दिया, उसको पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया, सब कुछ किया। और एक बात और याद रखिएगा, जम्मू संभाग को लेकर बड़ी बार ये कहा जाता है कि जी इस संभाग का कुछ नहीं होगा, रेल जम्मू कश्मीर जाएगी फिर यूं होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस संभाग में बहुत साधारण लोग, बहुत बड़े कद के लोग, बड़ी साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर आज के जो बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, किसी गली में घुसेंगे बहुत बड़े बड़े नाम आपको यहां पर मिलेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है ऋण चुकाने का टाइम जो है इस धरती का आ गया है, और 8 अक्टूबर को तो नहीं लेकिन 9 अक्टूबर को आप दोबारा मुझसे बात कीजिएगा तो मुख्यमंत्री के लिए नामों का जब चयन हो रहा होगा तो वो जम्मू संभाग से होगा, साधारण सा व्यक्ति होगा, साधारण से घर का होगा,
और साधारण से परिवार का होगा। चलिए, ये मेरा बहुत आंकलन बहुत नहीं, ये शुक्रिया मेरा विश्वास हमारे है। मंच पर आने के लिए और बेवालों के साथ साथ बेबाक जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर का फ्यूचर क्या कुछ रहेगा, यानी कि भविष्य में क्या कुछ सरकार जो है वो करेगी। लेकिन इसी पर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी राष्ट्रीय